नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथियों, आज 14 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है साथियों। हमारे भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग कुछ इनसे रिलेटेड जी स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, जो हमारी परीक्षाओं में रहते हैं। उसके बाद आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को उपमा दिया जाता है भारतीय संविधान का जनक, संविधान का निर्माता उपमा दिया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश, मऊ उत्तर प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी सकपाल था, माताजी का नाम भीमबाई था। इनकी शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय से हुई थी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी, प्राप्त की थी। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर थे। इनके इनके संगठन महत्वपूर्ण रहते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में गठन हुआ था। महार सत्याग्रह 1927 में संगठन गठित किया था और पूना पैक्ट 1932 में इन्होंने गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किया था। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और सम्मान स्मरण की बात की जाए तो भारत रत्न इनको मरणोपरांत 1990 में मिला है। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। इनका इनका स्वर्गवास निधन कब हुआ था? तो साथियों 6 दिसंबर यहाँ लिखा भी है साथियों, नहीं लिखा है, लिख देते हैं। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय, एकमात्र भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर। आरबीआई की स्थापना में योगदान भी इन्होंने दिया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में योगदान भी दिया था। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को, 13 अप्रैल के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न था, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन हाल ही में किसकी मेजबानी में शुरू हुआ? तो ये मॉरिशस की मेजबानी में पोर्ट लुइस में शुरू हुआ। दूसरा, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो कैलाश सत्यार्थी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तीसरा प्रश्न, पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 21वां संविधान संशोधन किया गया। चौथा, अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाले जिम विटेकर का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से? अमेरिका से। जिम विटेकर अमेरिकी पर्वतारोही थे, निधन हो गया हाल ही में। अप्रैल 2026 में किस देश में बिस्किट यात्रा महोत्सव मनाया गया? नेपाल का 9 वर्ष का प्रतीक उत्सव महोत्सव बिस्किट, नेपाल। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। आरोग्य वन पहल हाल ही में किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? एनएचएआई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा आरोग्य वन पहल शुरू किया गया। 2028 में होने वाले किस सम्मेलन की मेजबानी करने की दावेदारी भारत ने वापस ले ली? तो ए, यूएन जलवायु सम्मेलन 2028 में भारत नहीं करने वाला है। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ, कहां स्थित है? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, ज्वालामुखी का देश इंडोनेशिया में है। ये था साथियों 13 अप्रैल का करंट अफेयर का रिवीजन। अब 14 अप्रैल आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चीन के शहर में हुआ साथियों। चीन का एक शहर है, नाम है उसका, चीन का एक शहर है, उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इसमें नहीं जीते हैं, एक युवा खिलाड़ी ने इसमें जीत दर्ज किया है, भारत का हमारे नाम रोशन किया है। चीन का निंगबो शहर, चीन के निंगबो शहर में इसका आयोजन हुआ। बैडमिंटन एशिया विश्व चैंपियनशिप चीन के निंगबो शहर में हुआ। 7 से 12 अप्रैल 2026 तक चला है। इसमें आयुष सेठी, तस्वीर दिख रहा है आपको, आयुष सेठी ने इसमें पदक जीता है। कौन सा पदक? तो रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में आयुष सेट्टी ने रजत पदक जीता है, जो चीन के निंगबो शहर में आयोजित हुआ। 7 से 12 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साथियों 12 अप्रैल को ही पहला जो है मानव अंतरिक्ष मिशन सफल हुआ था और प्रथम मनुष्य ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। देखिएगा, मेजर यूरी गागरिन
12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में उड़ान भरते हैं और वोस्टोक 1 उस यान का नाम है, ध्यान रखिएगा, वोस्टोक 1 यान का नाम था। इसी को यादगार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा कर दिया कि 2011 से यह दिवस मनाया जाएगा। महासभा ने इसकी स्वीकृति दी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल, क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले थे। अगर भारत में पूछा जाए तो राकेश शर्मा थे प्रथम अंतरिक्ष यात्री और दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, और शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय भी हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए। तीसरा प्रश्न, हाल ही में आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? पूर्व में हमने पढ़ा कि विराट कोहली ने 4000 रन बनाए आईपीएल में चेज करते हुए, लेकिन सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने 4000 रन आईपीएल में बना लिया वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने साथियों, शुभमन गिल ने आईपीएल में 4000 रन बना लिया और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए जिन्होंने आईपीएल में 4000 रन पूरा किया है। आईपीएल के बारे में अगर हम देखें साथियों तो आईपीएल 2008 में पहली बार होता है। आईपीएल पहली बार 2008 में होता है। वर्तमान में आईपीएल का 19वां संस्करण आयोजित हो रहा है। आईपीएल का 19वां संस्करण। पिछली बार आईपीएल का विजेता कौन था? तो आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, आरसीबी पिछली बार और आईपीएल 18वां सीजन की विजेता टीम रही थी। कई बार हम लोग रिवीजन किए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैबोरेटरी का रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि असमानता है? एक रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इसके अनुसार हमारे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा भूमि का असमानता है, यानी किसी के पास खूब ज्यादा भूमि, किसी के पास थोड़ा सा या एक को नहीं है। इस मामले में केरल साथियों शीर्ष पर है। देखिएगा, केरल हमारे भारत का सबसे ज्यादा भूमि असमानता वाला राज्य है। केरल हमारे भारत का सबसे ज्यादा भूमि असमानता वाला राज्य है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 आया, वर्ल्ड इक्वालिटी लैबोरेटरी रिपोर्ट के द्वारा इसको जारी किया गया है। देखिएगा थोड़ा सा और डिटेल इसमें। प्रथम पर केरल है सर्वाधिक असमानता में, सेकंड पर बिहार है, थर्ड पर पंजाब है। सबसे ज्यादा भूमि असमानता केरल, बिहार और पंजाब में। कहा जाता है इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 46% देश में भूमिहीन ग्रामीण परिवार है। जो हमारे देश में ग्रामीण जनसंख्या है, परिवार है, उसमें से 46% लोगों के पास भूमि ही नहीं है, ये रिपोर्ट कहता है। 10% ग्रामीण परिवार है, 10% लोग, 100% में 10% ग्रामीण परिवार है, उसके पास 44% भूमि है, यानी बहुत कम आबादी के पास बहुत ज्यादा भूमि है। इसी को कहा जाता है असमानता। कर्नाटक सबसे कम असमानता वाला, यानी कि सबसे ज्यादा भूमि में समानता किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। सारा डेटा याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई 11 और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी? तो दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। अरुणाचल प्रदेश का नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन है, बांध बना करके बिजली पैदा किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने हमारी मंजूरी दे दी है। कलाई और कमला, कलाई और कमला अरुणाचल प्रदेश में बनेगा डैम। कलाई कमला अरुणाचल प्रदेश में बनेगा डैम। कौन बनाएगा? एनएचपीसी बनाएगी। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन बनाएगी। 1975 में इस संगठन का स्थापना होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन का स्थापना 1975 में होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय है। छठा प्रश्न, हाल ही में पेंगुइन की किस प्रजाति को आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में विलुप्त प्राय या लुप्त प्राय घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा साथियों, उत्तर हो जाएगा एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन, पेंगुइन की एक प्रजाति है पेंगुइन। पहले फोटो देख लीजिएगा, ये पेंगुइन है। पेंगुइन में भी एम्परर पेंगुइन को आईयूसीएन ने लुप्त प्राय घोषित किया है। अभी हाल ही में 2026 में, अप्रैल 2026 में कौन से जीव, कौन सी प्रजाति विलुप्त या लुप्त प्राय घोषित हुई है? तो एम्परर पेंगुइन, पेंगुइन की प्रजाति एम्परर पेंगुइन, ये है एम्परर पेंगुइन। किसने किया? आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका गठन 1948 में होता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। यह दुनिया भर में प्रकृति का संरक्षण करती है और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं जो लुप्त प्राय है, संकटापन्न है या संकटग्रस्त है, उनकी सूची जारी करती है। जो विलुप्त हो जाते हैं उनको रेड लिस्ट में जारी करती है, और जो जिन पर कोई भी संभावित खतरा नहीं है, स्वतंत्र खूब अच्छे से फल फूल रहे हैं, अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, उनको ग्रीन लिस्ट में जारी करती है, और जिस पर संकटापन्न है उनको पिंक लिस्ट में जारी किया जाता है। अगला देखिएगा, सातवां, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन को बंद करने की घोषणा की है?
FCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन पर हमारे भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। ये अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल हुआ था, नाम था इसका किगाली प्रोटोकॉल। किगाली प्रोटोकॉल हुआ था 2016 में। 10 साल बाद 2026 में हमारे भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2027 के बाद, यानी अभी तो हमने कहा है कि हम करेंगे, लेकिन एक साल बाद 2027 के बाद हम ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला HFCS है, इसके उत्पादन को बंद करेंगे। ये बात कहा गया था किगाली प्रोटोकॉल में। देखिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा। किगाली एग्रीमेंट, किगाली प्रोटोकॉल होता है 2016 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखेंगे, अगर 1987 में कनाडा के साथ मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, O3 के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। आगे जाकर के 2016 में किगाली शहर में प्रोटोकॉल होता है। किगाली शहर साथियों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप का देश रवांडा, अफ्रीका महाद्वीप का देश रवांडा, उसी की राजधानी है किगाली। उसी किगाली के शहर में 2016 में HFCS के उत्पादन को रोक लगाने के लिए समझौता होता है। और मॉन्ट्रियल में अगर पूछेगा तो मॉन्ट्रियल में ओजोन के CFC के लिए होता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC को प्रतिबंधित करने के लिए होता है। लेकिन जो आगे चल के 2016 में किगाली होता है वो HFCS के लिए होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, खूब गलत करते हैं लोग, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे देख लीजिए पूरा डिटेल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। किसके लिए? तो CFC के लिए, CFC के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने के लिए और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कनाडा में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो का जापान का शहर साथियों, वहां पर 1997 में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने के लिए होता है। इसे कार्बन क्रेडिट भी कहा जाता है। नगोया प्रोटोकॉल साथियों, नगोया 2010 में होता है, जैव विविधता पर होता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए नगोया प्रोटोकॉल 2010 में होता है। किगाली प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ये भी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत में जिम्मेदार CFC को प्रतिबंधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत में जिम्मेदार HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के प्रतिबंधन के लिए किगाली प्रोटोकॉल होता है। यही किगाली प्रोटोकॉल हमारा भारत 2027 के बाद से मान जाएगा, इसको प्रतिबंधित करेगा, अभी तक नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। किगाली एग्रीमेंट के बाद हाल ही में वनतारा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वनतारा विश्वविद्यालय जामनगर, गुजरात के जामनगर में वनतारा विश्वविद्यालय। वनतारा साथियों एलिफेंट सेंचुरी भी है, हाथियों के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, तमाम जो भी वन्य जीव हैं, प्रजातियां, उनके संरक्षण के लिए पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्वास केंद्र और संरक्षण केंद्र है वनतारा, गुजरात के जामनगर में। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा अनंत अंबानी जी के द्वारा शुरू किया गया है। अनंत अंबानी रिलायंस फाउंडेशन, देखिएगा पहले तो फोटो हो गया। रिलायंस फाउंडेशन में अनंत अंबानी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। दुनिया की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास पहल है, नाम है वनतारा। दुनिया की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास पहल नाम है वनतारा। और अभी वनतारा विश्वविद्यालय स्थापित होने जा रहा है, वो भी कहां पर? जामनगर। कहां पर है? गुजरात में है, जामनगर। अगला, और अगला 9वां प्रश्न हमारा होगा, देखिएगा 9वां प्रश्न और शायद लास्ट भी प्रश्न होगा साथियों। हाल ही में 12 अप्रैल 2026 को पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया, इनके बारे में कौन सा कथन सही है? आशा भोसले साथियों मशहूर पार्श्व गायिका, 12 अप्रैल को इनका निधन हो गया। उनसे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है उसको इस क्वेश्चन में हमने डाला है। देखिएगा, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में इन्हें प्रदान किया गया था, सही बात है, याद रखिएगा। पहला जो इनका गीत था 1948 में आया था, सावन आया, फिल्म चुनरिया में था, ये भी बात सही है। सन 2000 में इन्हें फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, ये भी सही है। यानी कि तीनों जो है सही है। हमारे परीक्षाओं में साथियों इसी डाटा का यूज करके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के सिनॉप्स करते हैं ताकि आपको डाटा याद रहे। पार्श्व गायिका आशा भोसले साथियों दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री और लता मंगेशकर की बहन है। उषा भोसले की बड़ी बहन है आशा भोसले। 12 अप्रैल 2026 को इनका स्वर्गवास हो जाता है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इनको मिला था और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में मोदी जी को मिला था। पहला इनका गीत 1948 में था, सावन आया, फिल्म चुनरिया का, और उसके बाद से इन्होंने 10 से 15 हजार गानों को गाया है। सन 2000 में इन्हें फिल्म जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। इनकी तस्वीर देख लीजिएगा,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। 12 अप्रैल को इनका स्वर्गवास हो गया। ये था साथियों आज का करंट अफेयर। बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं गए क्योंकि समय अभाव था, तकनीकी त्रुटि, तकनीकी फेल्योर की वजह से थोड़ा जल्दी-जल्दी वीडियो बना। लेकिन जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में जब रिपीट होंगे तो इसके व्याख्या को हम और भी अच्छे से पोस्टमार्टम करके कवर अप जरूर करा देंगे। तो कैसा लगा क्लास, फीडबैक दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।